हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार लॉन्ग नोट पूछा जाता है और शॉर्ट नोट में भी कई बार ये आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज। द वर्ड epidemiology is derived from Greek word epidemic. In that, epi means upon, demos means people and logos means science. तो एपिडेमियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एपी जो है वो अपॉन, डेमोज मीन्स पीपल एंड लोगोज मीन्स साइंस। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखते हैं, जॉन एम लास्ट इन 1988 he suggested the study of distribution and determinants of health related states or events in specified populations and the application of this study to control of हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है, स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स और स्टेट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। हम किसी भी हेल्थ रिलेटेड स्टेट या इवेंट्स को उनके डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को हम देख रहे हैं, किसी भी स्टडी कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स की ऑफ इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे हम उनकी स्टडी कर रहे हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी, जो स्टडी हमने स्टडी की है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वाइवा में पूछी जाती है। नाउ एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज आर कंडक्टेड टू, क्यों कंडक्ट की जाती है? टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, describe the health status of the population, elucidate the etiology of disease, forecast disease occurrence and assist in disease prevention and control। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसी डेफिनेशन को ही डिस्क्राइब कर रही हैं। रिस्क फैक्टर्स को बता रही हैं, देन हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन को बता रही हैं, इटियोलॉजी को बताती हैं, आगे डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है और कैसे हम उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए डेफिनेशन में ही आ रही हैं, तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज, जिंजाइवल डिजीजेस एंड पेरिडोन्टल डिजीजेस। अंडर जिंजाइवल डिजीजेस, प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल डिजीजेस एंड नॉन प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल डिजीजेस। अगर हम इन जिंजाइवल डिजीजेस के बारे में देखते हैं तो वो प्लाक से जो रिलेटेड हैं और जो प्लाक से नहीं रिलेटेड है। देन पेरिडोन्टल डिजीज को अगर क्लासीफाई करते हैं, दैट विल बी chronic periodontitis, aggressive periodontitis and periodontitis as manifestation of systemic disease like leukemia and Down syndrome। ठीक है, तो पहले किसी भी प्रॉब्लम को होने के लिए जिंजाइवल डिजीजेस रहती हैं, देन पेरिडोन्टल डिजीजेस होती हैं और ये उनके क्लासिफिकेशन है। देन एटियोलॉजी ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज, periodontitis is a multifactorial disease in which microorganism and microbial products in dental plaque are the main etiologic factor and the other factors are host factor and environmental factor। ठीक है, तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, एक पर्टिकुलर चीज इस पे नहीं होकर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके प्रोडक्ट्स, दूसरे होस्ट फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं ये हमें यहाँ पर जो है पेरिडोन्टल डिजीजेस करवाती हैं। ठीक है, तो आगे और डिटेल में इसको हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज, पेरिडोन्टल डिजीज के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है हमारा सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर, इन दैट एज, जेंडर एंड रेस। तो एज में ओल्डर एज ग्रुप में मोस्टली हो सकता है, रिस्क फैक्टर रहता है। जेंडर में मेल्स रहता है। देन रेस का अगर हम देखते हैं तो अफ्रीकन एंड अमेरिकन एंड एशियंस जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। हेरिडिटी और एक्वायर्ड कंडीशन, इन दैट डायबिटीज़, HIV, ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। बिहेवियरल फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो टोबैको यूजेस एंड ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। माइक्रोबियल रिस्क फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो पोरफायरोमोनास, जिंजिवालिस एंड एग्रीगैटीबैक्टर एक्टिनोमाइसिटम कमिटेंस, तो ये वाले जो हैं ये भी
माइक्रोबियल रिस्क फैक्टर के अंडर हैंड आते हैं. देन साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स में हम देखते हैं तो स्ट्रेस एंड ब्रुक्सिज्म है. देन होस्ट डिफेंस फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन 1 एंड विटामिन डी रिसेप्टर. एंड लोकल रिस्क फैक्टर में अगर हम देखते हैं तो फॉल्टी डेंटल रेस्टोरेशंस, अनट्रीटेड डेंटल डिजीजेस एंड क्राउडिंग एंड फर्केशन. ठीक है, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये पेडोंटल डिजीज को हेल्प करते हैं कि वो आगे फर्दर कंटिन्यू करे. देन इन इंडिया द डेटा फ्रॉम नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे in 2002 and 2003 states that, ठीक है, क्या स्टेट करता है? एज in 12 years of age the prevalence of periodontal disease is 57%. In 15 years of age the prevalence of periodontal disease is 67%. From 35 to 44 the periodontal disease prevalence is 89.6%. And from 65 to 74 years of age the prevalence is 79.9%. तो इस डेटा को अगर हम देखते हैं तो 35 से 44 के बीच में जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा मिला है और 12 इयर्स में थोड़ा कम है. ठीक है, तो कम एज जो ए उनमें थोड़ा हमें कम देखने को मिला है. तो मोस्टली ये 35 से 40 इयर्स में प्रेवलेंस जो है इसका ज़्यादा रहता है. देन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जो कंडक्ट की गई हैं तो ईयर 1999 अश्विनी राव एंड सिक्वेरिया पी इन मैंगलोर, prevalence of periodontal disease, they conducted the study under the age group of 60 years. Then the prevalence was 32.29%. Then in 2000 year Shrikant et al conducted a study in Udupi district in age group of 15 years. Then the prevalence was 91%. They periodontal disease they found was is 91%. In 2003 Christensen LB in Bhopal in 13 to 14 years of age they found the prevalence of periodontal disease 91%. Then in recent years 2021 Li Xiao et al in China they conducted the study of under the age group of 25 years. They found the result 95%. And in 2022 Yasmin and Alwazi in Saudi Arabia they conducted the study in 35 years of age group. They found the prevalence of periodontal disease 90%. And in 2024 Devi and Oinam Monica they conducted the study in Chandigarh of age in under the age group of 54 to 74 years. They found the prevalence of periodontal disease 87%. तो ये कुछ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जिनके रिजल्ट जो हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिले हैं. देन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. ठीक है, तो सबके लिए एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड रहता है हर डिजीज़ के लिए. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारा रहता है कि जो हमारा है एजेंट, देन एनवायरनमेंट, देन होस्ट. तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं किसी भी डिजीज़ को होने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऐसे भी दिया जा सकता है. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बताइए आप पेडोंटल डिजीज़ के लिए, या वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. और फिर ये इन फैक्टर्स की और डिटेल में पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि इसमें क्या फैक्टर्स जो है एजेंट में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, होस्ट में क्या आते हैं. तो और डिटेल में हम इसको देखते हैं. तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो होस्ट फैक्टर. ठीक है, अगर किसी को भी अगर हम देखते हैं तो होस्ट से क्या रिलेटेड है, तो सबसे पहला है एज. ठीक है, तो जिंजिवाइटिस इंक्रीजेस इन चिल्ड्रन विद एज. बच्चों में ये एज के साथ बढ़ता है. हाउएवर ग्रेटर प्रेवलेंस इन ओल्डर एज इज ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रोग्रेशन ऑफ लीजन ओवर टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, जिंजिवाइटिस तो फर्दर जो पेडोंटाइटिस करवाता है वो एज, चिल्ड्रन में एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है. ओल्डर एज ग्रुप में जो इस डिजीज़ का प्रेवलेंस है
वो क्यों है? वो क्यूमुलेटिव प्रोग्रेशन होता है। जो लीजन ऑलरेडी है या जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो और ज़्यादा प्रोग्रेशन में आती है रादर देन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी। मतलब वो इतने ससेप्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम है, तो बच्चों में एज के साथ वो चीज़ बढ़ती है। देन सेकेंड हम देखते हैं जेंडर। मेल्स हैव हायर प्रिवलेंस एंड सिवियरिटी कंपेयर टू फीमेल्स। जो मेल्स है उनका हायर प्रिवलेंस है। रेस में अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्विस, ब्लैक्स हैड more periodontal disease than whites. Then under the host factor, endocrine changes increase in gingivitis in children as they approach to puberty. जैसे वो puberty पर reach करते हैं तो gingivitis बढ़ता है। and in females gingivitis is seen at the time of the menstruation and pregnancy. ठीक है, इस टाइम पर भी gingivitis देखने को मिलता है। एंड ये तो नॉर्मल एंडोक्राइनल चेंजेस जो हैं नेचुरल तरीके से जो हैं। देन पैथोलॉजिकल एंडोक्राइनल चेंजेस एसोसिएटेड विद किससे रहेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तब भी जो हैं पेडोंटाइटिस देखने को या जिंजिवाइटिस देखने को हमें मिलता है। देन इंट्रा ओरल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ टूथ मोस्ट अफेक्टेड बाय जिंजिवाइटिस और पेडोंटाइटिस आर मोलर्स एंड लोअर एंटीरियर्स। जो मोलर्स होते हैं और जो लोअर एंटीरियर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा सिवियरली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो मोलर्स हैं इनकी जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेस हैं ये ज़्यादा एक तो मेनली इन्वॉल्व होती है, और मोलर्स और लोअर एंटीरियर्स सबसे ज़्यादा हैं। अटैचमेंट लॉस ऑन एवरेज इज ग्रेटर इन मैक्सिला। अगर हम दोनों जॉ में देखते हैं मैक्सिला और मैंडिबल में, तो अटैचमेंट लॉस जो है वो हमें मैक्सिला में ज़्यादा देखने को मिलता है। Then tooth malalignment. Gingivitis is more common and severe around the malaligned teeth because they are harder to clean. उन्हें clean नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो accessible नहीं होते हैं, इसलिए tooth malalignment में gingivitis सबसे ज़्यादा common होता है। Next, restoration. Bacteria accumulate more readily on the filled surface and rough surface. ठीक है, rough और filled surface पे बैक्टीरिया हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Oral hygiene होस्ट फैक्टर जो हम देख रहे हैं उसमें इफ पुअर ओरल हाइजीन देन इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ जिंजिवाइटिस एंड पेडोंटल डिजीज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रीन एंड वर्मिलियन इन 1964। ठीक है, तो ये होस्ट फैक्टर में और भी हैं, आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एज, जेंडर, रेस, एंडोक्राइन चेंजेस, इंट्राओरल डिस्ट्रीब्यूशन, टूथ माल अलाइनमेंट, रिस्टोरेशन एंड ओरल हाइजीन, ये होस्ट फैक्टर्स में आए हैं। नेक्स्ट होस्ट फैक्टर में ही टोबैको। स्मोकिंग एंड स्मोकलेस टोबैको लोअर द टिश्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या करते हैं? टिश्यू रेजिस्टेंस को लोअर कर देते हैं एंड इंक्रीज कर देते हैं ससेप्टिबिलिटी टू जिंजिवाइटिस एंड पेडोंटल डिजीज। ठीक है, देन ऑक्यूपेशनल हैबिट्स, थ्रेड बाइटिंग बाय टेलर्स एंड होल्डिंग ऑफ नेल्स बिटवीन द टीथ, पाइप स्मोकिंग and abuse of cigarette holder, pencil biting, nut biting, fingernail biting, they produces traumatic injury to the pedontium. ठीक है, पेडोंशियम को इंजूरी करते हैं और इंजूरी के बाद में जिंजिवाइटिस एंड पेडोंटाइटिस को आगे फर्दर ये इंक्रीज करते हैं। देन सिस्टमिक फैक्टर के अंडर हैंड आते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हैवी मेटल पॉइजनिंग, एक्यूट monocytic leukemia, AIDS, HIV, it increase the susceptibility for destructive periodontal disease. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्दर पेडोंशियम को डैमेज करती हैं और वो डिस्ट्रक्शन करवाती हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई इनकम ग्रुप हैव लोअर पेडोंटल रेट डिजीज रेट। वाई कंपेयर टू लो इनकम? वाई? बिकॉज दे हैव मीन्स एंड दे कैन अफोर्ड द डेंटल ट्रीटमेंट। उनके पास ज़्यादा सोर्सेज हैं तो वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक फैक्टर्स, एबनॉर्मल ओरल हाइजीन हैबिट्स, क्लेंचिंग, ब्रुक्सिज्म एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर, डिस्ट्रक्टिव मैकेनिकल ओरल हैबिट्स एंड अदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। साइकोसोमैटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो स्ट्रेस या उसकी वजह से चीज़ें डेवलप होती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन कराती हैं पेडोंशियम में। अब किसी की ओरल हाइजीन हैबिट्स एबनॉर्मल है, किसी को क्लेंचिंग या ब्रुक्सिज्म की हैबिट है,
कई बार न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी उसको वो लेने के बावजूद भी अगर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी ओरल हैबिट जो होती हैं वो सारी जो रिलेट करती हैं साइकोसोमैटिक फैक्टर्स के साथ में, और फिर वो पेडोंशियम को करवाती हैं। तो ये 13 होस्ट फैक्टर्स हैं। अगर पूछा जाए कि आप पेडोंटल डिजीज में होस्ट फैक्टर्स बताइए, तो आपको ये सारे नाम बताने हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, वो है हमारा एजेंट फैक्टर। ठीक है, तो 3 एजेंट रहते हैं, डेंटल प्लाक, कैलकुलस एंड स्टेन्स, जो पेडोंटल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो plaque is a soft, non-mineralized bacterial deposit which forms on the teeth and they are not adequately clean. ठीक है, प्लाक जो है सॉफ्ट नॉन मिनरलाइज्ड बैक्टीरियल डिपॉजिट है, टीथ पर बनता है और इसे हम एडिक्वेटली क्लीन नहीं कर सकते हैं। प्लास्ट कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरिया इन अ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है वो? ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्मेशन में क्या स्टेजेस रहती हैं? सबसे पहले पेलिकल बनती है, देन इनिशियल अडहेशन एंड अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड देन कोलोनाइजेशन एंड प्लाक मैच्योरेशन। तो ये फेजेस या स्टेजेस रहती हैं प्लाक को फॉर्मेशन और मैच्योर होने के लिए। देन आते हैं हम कैलकुलस। इट इज अ हार्ड डिपॉजिट दैट फॉर्म्स बाय द मिनरलाइजेशन ऑफ डेंटल प्लाक एंड इट कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ अनमिनरलाइज्ड प्लाक। देखिए, प्लाक सॉफ्ट था, ये हार्ड है, ये नॉन मिनरलाइज्ड है, ये मिनरलाइज्ड है, और ये अनमिनरलाइज्ड प्लाक इसके ऊपर लेयर बनाता है। ठीक है, 2 तरीके के हैं, सुप्रा एंड सबजिंजाइवल कैलकुलस। डेंटल प्लाक भी सुप्रा और सबजिंजाइवल हैं, जो आगे स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। देन स्टेन्स। स्टेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया ऑन फूड substances such as tobacco, tea, coffee और by metallic particles। तो इनमें जो क्रोमोजेनिक, आप देखिए क्रोम मतलब कलर, क्रोमो, ठीक है, जो कलर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज रहते हैं वो स्टेन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज पिगमेंट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लाक और अ पेलिकल, और हमें वो स्टेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं पेडोंटल डिजीज को इंक्रीज करने में। ये हमारे एजेंट फैक्टर्स में आए। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं सुप्रा और सब जिंजाइवल प्लाक में, क्योंकि ये कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहला अगर हम मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, तो सुप्रा जिंजाइवल प्लाक है 50% मैट्रिक्स एंड सब जिंजाइवल प्लाक है लिटिल और नो मैट्रिक्स। देन फ्लोरा मोस्टली ग्राम पॉजिटिव है सुप्रा जिंजाइवल एंड सब जिंजाइवल के अंदर नेगेटिव। ठीक है, आप देखिए सुप्रा में पॉजिटिव ऐसे याद रख लीजिए, ऊपर की तरफ सब बाहर दिखता हुआ है तो पॉजिटिव, और ये सब है नीचे है तो इसमें नेगेटिव, ऐसे याद रख लीजिए। कई बार अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब नहीं, तो किसी ना किसी तरीके से ऐसे याद रह जाएगा। देन मोटाइल बैक्टीरिया इसमें फ्यू रहेंगे क्योंकि बाहर की तरफ है, और यहाँ पे मोटाइल बैक्टीरिया हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। एनारोबिक ये बाहर की तरफ है तो एरोबिक रहेगा, ठीक है, और ये सब जिंजाइवल है तो हमें एनारोबिक देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है। देन मेटाबॉलिज्म मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट्स का करता है और ये प्रोटीन्स का करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें मतलब जो मेटाबॉलिज्म के बाद में हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं और या उनका मेटाबॉलिज्म रहता है। देन प्रोटीन्स हमें सब जिंजाइवल प्लाक में उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। देन आते हैं अब हम डिफरेंस बिटवीन सुप्रा एंड सब जिंजाइवल कैलकुलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वाइवा और शॉर्ट नोट और लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है और एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं इसमें से। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो लोकेशन। लोकेशन सुप्रा मतलब बाहर की तरफ, तो अबाउ द मार्जिन ऑफ जिंजाइवा, जिंजाइवा की मार्जिन के अबाउ होते हैं, और ये बिलो द मार्जिन ऑफ द जिंजाइवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कलर अबाउ है तो वाइट एंड येलो होता है, और ये सब है बिलो है मतलब ब्राउन टू ग्रीनिश ब्लैक कलर रहता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ऐसे याद रख लीजिए। देन कंपोजिशन मोर ब्रूशाइट एंड ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट, और इनमें लेस होता है। देन सलाइवरी प्रोटीन इनमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट होते हैं।
सोडियम कंटेंट इसका कम रहता है और इसका जो होता है ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सोडियम कंटेंट वाला, ठीक है। ये बहुत सारे नीट एमसीक्यूज और इनमें पूछा जाता है कि सुप्रा और सबजिंजाइवल कैलकुलस में सोडियम कंटेंट कहाँ पर, किस में ज़्यादा है या किस में कम है, कैसे भी वो रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं दैट विल बी फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स associated with periodontal tissue is vitamin A, B, C complex, then D, विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पेरिडोंटल डिजीज टिश्यू के लिए इसेंशियल हैं। पेरिडोंटल डिजीज कैन अकर इफ देर इज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये भी कम होगा तो भी हमें पेरिडोंटल डिजीज देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं पेरिडोंटल हेल्थ के लिए। देन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टेन ज्योग्राफिक एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड आर एसोसिएटेड विद मोर पेरिडोंटल डिजीज देन अदर्स। ठीक है, तो वो कौन से हैं? हाई हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? कंट्रीज लाइक चिले, लेबनान, जॉर्डन, थाईलैंड, बर्मा, इंडिया एंड सेलोन, यहाँ पर हमें पेरिडोंटल डिजीज हाई देखने को मिल रही है। इंटरमीडिएट हमें कहाँ देखने को मिल रही है? यूएसए इन ब्लैक पॉपुलेशन, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड इथोपिया। एंड रिलेटिवली लो हमें कहाँ देखने को मिल रही है? यूएस वाइट पॉपुलेशन में एंड प्रिमिटिव एस्किमोज ऑफ अलास्का में। इनमें हमें पेरिडोंटल डिजीज कम देखने को मिल रहा है। अर्बनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो पेरिडोंटल डिजीज इज सीन लेस इन अर्बन कंपेयर टू रूरल, ठीक है, पर्टिकुलरली एट यंगर एजेस। तो अर्बन में हमें कम देखने को मिलता है, रूरल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनको पेरिडोंटल डिजीज का आगे बढ़ने के लिए। तो ये फैक्टर्स थे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, फूड एंड न्यूट्रिशन, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बनाइजेशन। देन ये सारी प्रॉब्लम्स हमने तीनों एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखा, जिसमें हमने एजेंट, हॉस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखा। तो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए। अब आते हैं इसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेन इसका कल्प्रिट प्लाक है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उससे ही कंट्रोल करना है। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ प्लाक कंट्रोल। तो यहाँ पर हम हर मेथड को तो डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन हमने ये मेथड को एक स्लाइड में ले लिया है और ताकि इस वीडियो के लिए ये ठीक है। बाकी बहुत सारे अगर हम मेथड्स ऑफ प्लाक कंट्रोल को बहुत डिटेल में बनाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ इनका नाम ही दिया है यहाँ पर। तो यहाँ दो तरीके के मेथड है, मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो सबसे पहला है मैकेनिकल में टूथब्रश। टूथब्रश कैसा होगा? मैनुअल, इलेक्ट्रिकल, देन आयोनिक टूथब्रश एंड सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक टूथब्रश। देन इंटरडेंटल ओरल हाइजीन एड्स। इंटरडेंटल ओरल हाइजीन एड्स जो है मतलब कि जो इंटरडेंटल एरिया में हम किससे क्लीन करेंगे, उसमें आता है डेंटल फ्लॉस होल्डर, टूथपिक्स and interproximal brushes, single tuft brushes, knitting yarn and wedge stimulator। ठीक है, तो ये सारे इंटरडेंटल ओरल हाइजीन एड्स के अंडर हैंड आते हैं। देन एडजंक्टिव एड्स, जो इनके अलावा हम और क्या हेल्प कर सकते हैं, तो इरिगेशन डिवाइसेस रहते हैं, जैसे वाटर पिक। मतलब इरिगेशन मतलब यहाँ पे इंटरडेंटल एरिया में जहाँ हम क्लीन इजीली नहीं कर पाते हैं तो उसे माउथ रिंस वगैरह यहाँ से हम वाटर पिक जो रहता है उससे करवाते हैं। देन टंग क्लीनर भी इनके अलावा रहता है, डेंटिफ्राइसिस रहते हैं, माउथ रिंसेस रहते हैं, देन रबर टिप स्टिमुलेटर रहता है एंड डेंचर ब्रश रहता है। तो ये सारे मेथड जो हैं ये मैकेनिकल मेथड्स हैं प्लाक कंट्रोल के लिए। केमिकल मेथड्स में अगर हम आते हैं तो है हमारा एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड एसेंशियल ऑयल्स,
quaternary ammonium compounds, bisguanides, natural products, metal salts, amine alcohols, oxygenating agents and fluorides। तो ये सारे हमारे केमिकल मेथड्स आते हैं। तो ये प्लाक कंट्रोल में मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड, ये भी अपने आप में शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग नोट आ सकता है, और वाइवा में पूछा जाता है, और एमसीक्यूज वगैरह में भी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। देन प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज फॉर पेडोंटल डिसीज। देखिए, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जो है आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, जो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज फॉर पेडोंटल डिजीज। तो सबसे पहला है हमारा लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। हमें पता है 3 लेवल्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इनके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है प्राइमरी में? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, इनकी डिटेल आप उस वीडियो पे देख लीजिए लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में, तो आपको समझ आएगा। देन सेकेंडरी लेवल जो है हमारा प्रिवेंशन का, उसमें आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। टर्शरी लेवल पे आते हैं हमारा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो आप ये वीडियो पर जाके चेक करिए। ये भी पूछा जाता है कि वाइवा में कितने लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या होते हैं? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी के हैं हमारे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी लेवल पे है हमारा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, वाइवा में पूछा जाता है, देन लॉन्ग नोट पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और एमसीक्यूज में इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं पेडोंटल डिजीज को कवर करने के लिए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे प्राइमरी प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं? हेल्थ प्रमोशन के अंदर पीरियोडिक विजिट टू डेंटल ऑफिस एंड डिमांड फॉर प्रिवेंटिव सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ अगर नहीं हुई है अभी, तो हम लोग पीरियोडिक विजिट करते हैं डेंटल क्लिनिक पर और प्रिवेंटिव सर्विसेज के बारे में पूछते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है? ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस हम करते हैं पर्टिकुलर, कि ताकि आगे कोई फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। ये सर्विसेज इंडिविजुअल लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे क्या रहता है? डेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च किया जाता है। ठीक है, सारे लोगों को गाइड किया जाता है प्रमोशन के लिए और रिसर्च को आगे किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम उन्हें ओरल हाइजीन एड्स के बारे में बताते हैं, सुपरवाइज स्कूल ब्रशिंग प्रोग्राम्स के बारे में हम उन्हें बताते हैं। जैसे यहाँ ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, वहाँ हम प्रोग्राम्स को और ओरल हाइजीन एड्स को एक्सप्लेन करते हैं, बट कम्युनिटी लेवल पे करते हैं। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डेंटल प्रोफेशन। अब डेंटिस्ट क्या करता है हेल्थ प्रमोशन में? हेल्थ एजुकेशन देता है, प्लाक कंट्रोल प्रोग्राम एंड रिकॉल एंड रीइंफोर्समेंट करता है। रिकॉल और रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, उसको और ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बिहेवियर मैनेजमेंट के अंदर। तो ये प्राइमरी लेवल में रहता है हेल्थ प्रमोशन में। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में सिम प्लाक कंट्रोल प्रोग्राम एंड करेक्शन ऑफ माल अलाइन टीथ एंड प्रोफाइलैक्सिस, ये डेंटिस्ट अपने लेवल पे कर लेता है, ताकि प्लाक कंट्रोल पहले ही हो जाए, कोई माल अलाइन टीथ है वो पहले ही हो जाए, प्रोफाइलैक्सिस जो है वो पहले ही हो जाए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देकर। ये प्राइमरी लेवल पे आता है। सेकेंडरी लेवल पे अगर हम देखते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अब कोई डिजीज़ हो गई है, अभी तक इतनी डिजीज़ नहीं हुई है, अब हो गई है तो अर्ली उसको पहले ही पता कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल लेवल पर सेल्फ एग्जामिनेशन एंड रेफरल एंड यूज़ ऑफ डेंटल सर्विसेज। जब इंडिविजुअल लेवल पे उसे एक तो सेल्फ एग्जामिन किया जाता है, प्लस उसे रेफर किया जाता है डेंटिस्ट को, एंड सर्विसेज का यूटिलाइजेशन होता है। देन कम्युनिटी लेवल पे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, पीरियोडिक स्क्रीनिंग होती हैं और रेफर किया जाता है एंड प्रोविजन ऑफ डेंटल सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उन्हें कम्युनिटी लेवल पे, ताकि वो अपना ट्रीटमेंट कर पाएँ। देन डेंटिस्ट क्या करता है, कंप्लीट एग्जामिनेशन करता है अगर कोई प्रॉब्लम है, स्केलिंग और क्यूरेटेज करता है अगर कोई पेडोंटल डिजीज देखने को मिलती है, करेक्टिव रेस्टोरेटिव एंड ऑक्लूजल सर्विसेज देता है अगर उसको कोई भी
एजेंट या हॉस्ट फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू हो तो उसे सेकेंडरी लेवल पे ये सारे प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। अब टर्शरी लेवल पे क्या रहता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे यूज ऑफ डेंटल सर्विसेज और यहाँ पर भी डेंटल सर्विसेज को उसको यूज करना है। कम्युनिटी लेवल पे भी यूज ऑफ डेंटल सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ डेंटल सर्विसेज, उसको यही बताया जाता है टर्शरी लेवल पे। डिसेबिलिटी लिमिटेशन मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है ना, उस टाइम पर क्या किया जाता है, रिहेबिलिटेशन, उसके लिए नए प्रोस्थेसिस वगैरह और ये सारा कंस्ट्रक्ट करना, ये सब रहता है। तो अब डेंटिस्ट क्या करता है टर्शरी लेवल पे, उसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन में मतलब प्रॉब्लम हो गई है तो डीप क्यूरेटेज करता है, रूट प्लेनिंग एंड स्प्लिंटिंग किया जाता है अगर टूथ मोबाइल हो गए हैं तो, देन पेडोंटल सर्जरी होती है, कोई एक्सट्रैक्शंस किए जाते हैं सेलेक्टिव। और रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, अब ऑलरेडी कोई पार्ट हट गया है, ठीक है, डैमेज हो गया तो हम उसे हटाकर उसकी जगह पे हम FPDs RPDs देते हैं, माइनर टूथ मूवमेंट करवाते हैं ऑर्थो के रिलेटिव तरीके से, ताकि क्या होगा, उसको टर्शरी लेवल पर दोनों चीज़ें मिले, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कई बार वो पूछा जा सकता है कि पेडोंटल डिजीज़ को हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो आपको प्लाक कंट्रोल वाली स्लाइड भी ऐड करनी है और इसको भी डिटेल में बताना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसके लिए वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। देन कंक्लूड हम क्या करेंगे, जो हमने इतना देखा, पेडोंटल डिजीज रिजल्ट इन ट्रिमेंडस इकोनॉमिक एंड सोशल बर्डन टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज प्रिवेंशन। ठीक है, ये एक बर्डन क्रिएट करवाती है, ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन और सोशल बर्डन, किस पे, इंडिविजुअल पे और सोसाइटी पे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले ही क्योर हो सकती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेशेंट का अमाउंट भी ज़्यादा लगता है, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, तो वो एक बर्डन क्रिएट करता है इकोनॉमिकली भी और सोशली भी उसके माइंड में। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा प्रिवेंशन है। टू बी इफेक्टिव प्रिवेंशन रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबल एक्शन on the part of individual, government and society. Consumer providers of health services have to be involved and there must be improved access to comprehensive care. तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक्शन लेना होगा इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज को, इन सबको इन्वॉल्व होके और कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी होगी, तब जाकर पेडोंटल डिजीज़ जो है वो रुकेगी या स्टॉप होगी। तो यहाँ तक इतना ही था हमारा एपिडेमियोलॉजी ऑफ पेडोंटल डिजीज़ में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।